Hello everyone. So until yesterday we just did 3 टॉपिक्स. तो अभी हम करने वाले हैं. मैं ना तुम्हें दोबारा से थर्ड टॉपिक और समझा देती हूँ क्योंकि मैंने ये जल्दी जल्दी में बताया था. तो देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ हमने क्या किया था. हमें पढ़ने थे रिफॉर्म्स जो इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे. ठीक है. और ये जो रिफॉर्म्स थे ये क्यों इंट्रोड्यूस करे या फिर इनको इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत थी. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. की क्या क्यों नीडेड था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो पहला तो ये था कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. नॉन डेवलपमेंटल एंड डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुए थे. हमारी कंट्री को रेवेन्यू चाहिए था और टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम था. एंड जो डेप्ट था मतलब जो लोन था वो इंक्रीज़ होते जा रहा था. तो ये चीज़ थी. उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट में ये था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा हो गया था. वो अनफेवरेबल या फिर एडवर्स हो गया था. तो बेसिकली अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इनकम और आउटफ्लो के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. एंड अगर आउटफ्लो इनफ्लो से ज़्यादा है उसको बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो गया. वैसे होना क्या चाहिए कि हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा आना चाहिए एंड आउटफ्लो कम होना चाहिए. ठीक है. तो फिर इसमें क्या हो रहा था कि अगर हमारा आउटफ्लो इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ इनफ्लो, तुम्हारा आउटफ्लो इज़ ग्रेटर देन इनफ्लो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास से पैसा ज़्यादा जा रहा है. फॉर एग्जांपल तुम अमेरिका वाले को 100 रुपये दे रहे हो और अमेरिका वाला तुम्हें सिर्फ 80 रुपीज़ दे रहा है. तो इसका मतलब जो तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्स है. और फेवरेबल कब होगा जब आपका इनफ्लो ज़्यादा है, मतलब अमेरिका वाला हमें ज़्यादा रुपये दे रहा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी आर गिविंग टू हिम. फिर है बिफोर 1991. बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 1991 की बात क्यों हो रही है, ये वाले ईयर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1991 में क्या हुआ था कि 1991 से पहले गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हमारी कंट्री में जो बनेगा सिर्फ वही बिकेगा. डोमेस्टिक ट्रेड होगा, मतलब जो भी हमारी कंट्री में बनेगा वही हम लोग बेचेंगे. हम बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करेंगे. एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो अगर कोई भी कंपनी किसी को बनानी है तो वो नहीं बना सकता, गवर्नमेंट के थ्रू ही बनेगी और गवर्नमेंट ही बनाएगी. दैट मीन्स सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के अंदर थी. तीसरा कि काफ़ी सारे बैरियर्स वगैरह लगे थे बहुत सारी चीज़ों में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में काफ़ी सारी ड्यूटीज़ वगैरह लगी थी जिसकी वजह से ट्रेड करना इंटरनेशनल, नॉट विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री, इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. एंड देयर वॉज लीस्ट मतलब वेरी वेरी लेस इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर द ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज़. तो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग मतलब जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब चीज़ें ग्लोबली नहीं हो रही थी. अगर आपको करना है तो आप विद इन कंट्री करते, लेकिन ये किससे पहले हो रहा था, जस्ट 1991 तक हो रहा था. ये 1991 है, यहाँ तक हो रहा था. फिर 1991 के बाद 1991 में एक पॉलिसी आई जिसको हम लोग बोलते हैं LPG. L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन एंड G से ग्लोबलाइजेशन. तो जब ये हुआ तो उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए. ठीक है. तो इसको लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे. तो यही रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं. तो इसलिए हम 1991 से पहले बोलते हैं. तो जैसे 1991 में एक्सपोर्ट बहुत कम थे क्योंकि हमारी जो कंट्री में जो भी बनता था वो बहुत पुअर क्वालिटी था, डोमेस्टिक गुड्स वगैरह. एंड जो इंपोर्ट था मतलब वो ज़्यादा था 1991 से पहले, बट उसमें टैरिफ्स भी बहुत ज़्यादा लगते थे. तो इस वजह से हमें जो इंपोर्ट कराना पड़ता था वो भी हमें महंगा पड़ता था. लेकिन इंपोर्ट हमारे ज़्यादा थे बिकॉज हमारी कंट्री में उस क्वालिटी के गुड्स बन ही नहीं पाते थे. ठीक है. फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज़ हुआ 2214 करोड़ से 17,367 करोड़. इतना अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप लिख देना कि इट इंक्रीज्ड मोर देन 6 टाइम्स या 5 टाइम्स, ऐसे करके लिख सकते हो. वैसे अगर तुम्हें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. फिर है फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. रिजर्व्स का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज़. एंड हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है. जैसे US की डॉलर है, इंडिया की रुपीज़ है. तो वैसे ही हम हर एक करेंसीज़ को अगर हम बोलें तो जो भी इंडिया की करेंसी नहीं है उसको हम लोग फॉरेन करेंसी बोलते हैं, और जो इंडिया की करेंसी है जैसे रुपीज़ उसको हम इंडियन करेंसी बोलेंगे. तो जो भी फॉरेन सिक्योरिटीज़ है, फॉरेन करेंसीज़ हैं, उन सबको मिला के आप लोग बोल सकते हो कि एक तरह से रिज़र्व्स हैं. ठीक है. और ये जो रिज़र्व्स थे उनको यूज़ किया जाता था कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मीट करने के लिए.
ठीक है। मतलब हर एक जो भी रिज़र्व आपने बनाया है, जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो काफ़ी सारे रिज़र्व्स बनाए जाते हैं, तो वो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि ये रिज़र्व्स क्यों बनाए गए हैं। तो इसका भी एक पर्पस है कि अगर आपको कंजम्पशन करना है किसी चीज़ का एंड आपके पास एक्सपेंडिचर करने के पैसे नहीं हैं, उस कंजम्पशन के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप ये रिज़र्व्स को यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दीज रिज़र्व्स। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कंट्री में क्या हो रहा था उस टाइम पे 1991 से पहले, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग विच वाज नॉट नीडेड। तो आप फालतू की काफ़ी सारी स्पेंडिंग कर रहे हो। जो भी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे उस टाइम पे, अर्न कर रहे होंगे ठीक ठाक, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा आउटकम नहीं आ पाता है। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे थे और गरीब के पास वो पैसा पहुँच ही नहीं रहा था, ऐसा था। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफिलिगेट स्पेंडिंग, और ये कंटिन्यू होता गया। और ये स्पेंडिंग क्यों नहीं, मतलब ये स्पेंडिंग क्यों होती गई? अब देखो खर्चा कौन कर रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी करेगी। तो गवर्नमेंट के खर्चे ही इतने ज़्यादा हो गए थे, इतना एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रहा था काफ़ी ज़्यादा फील्ड में, कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो एडवर्स हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारी कंट्री में इंपोर्ट आया जा रहा था, सारे गुड्स आए जा रहे थे, बट एक्सपोर्ट के लिए बाहर चीज़ें जा ही नहीं रही थी। अब देखो फॉरेन रिजर्व जो था वो डिक्लाइन हो गया था टू अ लेवल दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू फाइनेंस द इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो हमारी कंट्री में जैसे हर एक का एक बैंक होता है कि हाँ हमारे पास इतने पैसे हैं। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो तुम अपना पिगी बैंक या तुम्हारा जो भी छोटा मोटा पर्स होगा तुम उसको ओपन करोगे एंड देन यू विल सर्च दैट हाउ मच मनी यू आर हैविंग। सो वैसे ही जो हमारी इंडिया थी, इंडिया ने सर्च किया कि उनके पास कितना और पैसा बचा है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गया था एडवर्स। सो इस वजह से उनके पास और पैसे नहीं थे। तो देखो उन्होंने जब ये अनुमान लगाया कि अगर हम लोग और चीज़ इम्पोर्ट करते रहेंगे तो सिर्फ 2 वीक्स तक हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे एंड वी विल हैव टू टेक द लोन फ्रॉम द IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फिर इंटरनेशनल बोरोइंग्स भी इंक्रीज़ हो गई थी। इंक्रीजेस नो कंट्री और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वाज विलिंग टू लेंड टू इंडिया। अब देखो क्या हुआ था कि इंटरनेशनल बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी कि हाँ हमने भी IMF वर्ल्ड बैंक इन सब से लोन लिया था। और अगर इससे पहले कुछ भी होगा, मतलब अगर वर्ल्ड बैंक IMF बाद में बना होगा, तो इससे पहले जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे दैट वर यूज्ड टू गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कोई भी कंट्री या फिर कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इट वाज नॉट विलिंग टू लेंड टू इंडिया। अब वो नहीं चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे लैंड इंडिया को। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें क्या था, आपको यही लिखना है कि 2 वीक से ज़्यादा वो पैसे वो कुछ भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि क्यों हमने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो थे वो लाए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। देखो क्या था, हमारी कंट्री में जो सप्लाई था, ठीक है, ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई प्राइस लेवल इंक्रीज। देखो क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके कोर्स में इतना घुस के नहीं है। क्या हो रहा था कि एग्रीगेट जो सप्लाई है, टोटल